नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल अननोन डायमेंशन पर। कहानी शुरू करने से पहले आपसे बस एक गुजारिश है। अगर आपको इस तरह की कहानियां सुनना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका साथ ही हमारी असली हिम्मत है। मेरी खिड़की के शीशे पर एक मकड़ी अपना जाला बुन रही थी। बारिश की बूंदें टकराती और वो लचीले धागों में झूलती रहती। दिल्ली की भागदौड़, शोर, धुआं, सब कुछ पीछे छूट गया था। ये ट्रेन मुझे ले जा रही थी पटोलपुर नाम के एक गांव की ओर, जिसका नाम मैंने केवल पुरानी किताबों में ही पढ़ा था। मेरा नाम आरव शर्मा है। मैं कपड़ों का इतिहास जानने और संभालने का काम करता हूं। पुराने रेशम, सूत और बुनाई के फटे हुए राज मेरी दुनिया है। पर यह गांव, ये तो एक जीता जागता संग्रहालय लग रहा था। धर्मशाला का कमरा छोटा और अंधेरा था। एक पलंग, एक टूटी कुर्सी और एक पंखा जो बड़ी मुश्किल से घूम रहा था। बाहर से आती हल्दी और धूप की सुगंध ने मुझे बताया कि मैं वास्तव में कहीं और आ गया हूं। अगली सुबह मैं सीधा गांव के मुखिया के घर पहुंचा। वो बूढ़ा आदमी, जिसका नाम किशन सिंह था, एक चारपाई पर बैठा हुआ था। उसकी आंखों में कोई उत्साह नहीं था। तुम्हें वह साड़ी चाहिए? उसने सीधे पूछा, बिना किसी औपचारिकता के। हाँ, संग्रहालय के लिए। इसे सबके देखने के लिए रखा जाएगा। मैंने समझाने की कोशिश की। यह साड़ी साधारण नहीं है, उसने धीरे से कहा। इसे छूने से पहले समझ लो। उस शाम मुझे गांव के छोटे से मंदिर में ले जाया गया। वहां एक काष्ठ निर्मित संदूक में वो रखी हुई थी, शांति साड़ी। जब उसे निकाला गया तो मेरी सांस रुक सी गई। रेशम इतना महीन था कि हवा में हिलता रहता और उस पर बुना हुआ सुनहरा और नीला जाल ऐसा लग रहा था मानो सचमुच का आकाश हो। जब मैंने उसे छुआ तो एक अजीब सी शांति मेरे अंदर बहने लगी। दिल्ली की सारी बेचैनी, अधूरे काम का तनाव, सब कुछ धुल सा गया। ये तो अद्भुत है, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। तभी मेरी नजर मंदिर की दीवार पर टंगी कुछ तस्वीरों पर पड़ी। कुछ बूढ़ी औरतों की तस्वीरें थी। सबके चेहरे पर एक अजीब शांत मुस्कान। हर तस्वीर पर माला पड़ी हुई थी। ये कौन है? मैंने पूछा। मुखिया ने गंभीर होकर जवाब दिया, ये वो स्त्रियां हैं जिन्होंने इस साड़ी को पहना था। हर एक ने पहना और अगले ही महीने नींद में ही शांति से चली गई। हम इसे भगवान का आशीर्वाद मानते हैं। मेरे मन में एक ठंडी सी लहर दौड़ गई। इतनी सुंदर चीज और मौत का कारण? मेरा वैज्ञानिक दिमाग इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था। यह केवल एक दुर्भाग्यपूर्ण संयोग हो सकता है। मैंने साड़ी की जांच शुरू की। मेरे साथ थी भूमि, एक स्थानीय लड़की जो बुनाई का काम जानती थी और मेरी सहायक बनी थी। जब मैंने साड़ी को अपने मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा तो मैं दंग रह गया। बुने हुए फूलों के बीच बीच में बहुत ही बारीकी से कुछ ऐसे प्रतीक बुने हुए थे जो मुझे किसी यंत्र जैसे लगे। ये कोई साधारण डिजाइन नहीं थी। ये क्या है, भूमि? मैंने पूछा। भूमि ने डरते हुए साड़ी को देखा। ये बहुत पुराना है। मेरी दादी कहती थी कि कुछ धागे सिर्फ बुनाई के लिए नहीं होते, कुछ धागे बंधन के लिए होते हैं। उस रात जब मैं धर्मशाला के कमरे में अकेला था तो मैं साड़ी के चित्र और नोट्स देख रहा था। अचानक मुझे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई दरवाजा खुल गया हो। मैंने चारों ओर देखा पर कोई नहीं था। फिर मुझे एक और आवाज सुनाई दी, एक हल्की सी सरसराहट, जैसे कोई रेशमी कपड़ा पत्तों पर से गुजर रहा हो। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मैंने खुद को समझाया, ये सब मेरे दिमाग का खेल है, इस गांव की रहस्यमयी कहानियों का असर। अगली सुबह मैंने भूमि से फिर मुलाकात की। मुझे इस साड़ी की पूरी कहानी जाननी है। किसने बुनी थी ये, और क्यों? भूमि ने दूर देखते हुए कहा, यह कहानी बहुत पुरानी है और बहुत उदास। लेकिन अगर तुम्हें सच में जानना है तो तुम्हें दादी मां से मिलना होगा।
वही एक है जो पूरी कहानी जानती है। तो चलो उनसे मिलते हैं, मैंने कहा। भूमि ने मुझे घूर कर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चिंता थी। दादी माँ गांव के बाहर एक टूटे हुए घर में अकेली रहती है। लोग उनके पास नहीं जाते। वो साड़ी की आखिरी जुलाहन है। उस पल एक ठंडी हवा का झोंका कमरे में आया और मेरे हाथ में रखे साड़ी के रेशमी टुकड़े को हिला गया। मुझे लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे छू रहा हो। मैंने अपना दिल मजबूत किया। मैं एक वैज्ञानिक था, भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं करता था, पर मैं जानता था कि इस साड़ी के पीछे कोई सच्चाई जरूर है और मैं उस सच्चाई तक पहुंचकर रहूंगा। भूमि ने धीरे से कहा, आरव जी, कुछ धागे ऐसे होते हैं जिन्हें खींचना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर एक धागा खींचा तो पूरी बुनाई खुल सकती है। और कभी कभी वो बुनाई कोई साड़ी की नहीं, बल्कि किसी की जिंदगी की होती है। मैं चुपचाप उसकी बात सुनता रहा। शायद ये सिर्फ एक साड़ी नहीं थी, शायद ये एक दरवाजा था, और मैं अनजाने में ही उसकी चौखट पर खड़ा हो चुका था। दादी मां से मिलने का विचार मेरे मन में एक कंपी सी ला रहा था। पर उससे पहले ही गांव में कुछ ऐसा हुआ कि मेरी सारी वैज्ञानिकता और तर्क की इमारत ढहती नजर आई। एक युवा लड़की की मौत हो गई। उसका नाम मीना था। बस हफ्ते भर पहले ही उसकी शादी हुई थी और उसने अपने विवाह समारोह में वही शांति साड़ी पहनी थी। लोग कह रहे थे कि वो इतनी शांत और सुखी दिख रही थी, जैसे उसे कोई चिंता ही न हो। पर अब वो मर चुकी थी और उसके चेहरे पर वही अजीब, भयावह मुस्कान थी जो उन बूढ़ी औरतों की तस्वीरों में थी। मैं भागा भागा घटनास्थल पर पहुंचा। वहां का माहौल डरावना था। रोने चिल्लाने की जगह एक सन्नाटा पसरा हुआ था। लोग डरे हुए थे, पर हैरान नहीं लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे इसकी उम्मीद कर रहे थे। मीना का पति, एक युवक जिसकी आंखें सूनी हो चुकी थी, बड़ी ही शांत आवाज में बोला। वो कल रात से कुछ अजीब कह रही थी। बोल रही थी कि एक दयालु छाया उसके साथ है जो उसे हर दुख से बचाएगी। फिर सो गई और कभी नहीं उठी। ये शब्द, दयालु छाया, ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। ये कोई संयोग नहीं हो सकता। एक तो बूढ़ी औरतें, पर एक जवान लड़की। ये मौतें श्रापित साड़ी पहनने वाली हर सुहागन को क्यों निशाना बना रही थी? मेरे मन में एक ही नाम गूंज रहा था, दादी मां। भूमि मुझे गांव के बाहर एक सुनसान इलाके में लेकर गई। एक टूटा फूटा अधबना सा मकान था जिसके आसपास जंगली झाड़ियां उगाई थी। हवा में एक अजीब सी गंध थी, पुरानी लकड़ी, सूखे जड़ी बूटियों और एक अज्ञात डर का मिश्रण। अंदर का अंधेरा ऑलमोस्ट टैंजिबल था। एक कोने में एक बूढ़ी औरत चारपाई पर बैठी थी। उसके हाथ में एक चरखा था जो धीरे धीरे घूम रहा था। वो दादी मां थी। उनकी आंखें आयु के धुंधलके में भी एक तेजस्वी चमक से भरी हुई थी, जैसे वे सब कुछ देख और जान चुकी हों। तुम आ गए हो, बाहर वाले। उनकी आवाज में एक ठंडी शक्ति थी। मैं जानती थी कि तुम आओगे। जब भी कोई उस साड़ी को हिलाता है, यहां कुछ टूटता है। मैंने अपना परिचय दिया और मीना की मौत का जिक्र किया। दादी मां ने एक गहरी सांस ली। ये साड़ी एक वरदान थी। उन्होंने कहा, एक पिता का अपनी बेटी के लिए प्रेम। उन्होंने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले लाजवंती नाम की एक लड़की थी। उसके पिता, एक महान जुलाहे, ने उसकी शादी के लिए ये साड़ी बुनी। उन्होंने हर धागे में अपनी दुआएं, अपना प्यार बुन दिया, एक शांति का जाल, ताकि उसकी बेटी का जीवन सुख और शांति से भरा रहे। पर क्या हुआ? मैंने पूछा। लाजवंती का पति एक लड़ाई में मारा गया। सिर्फ 1 साल बाद दादी मां की आवाज कांप उठी। वो टूट गई। उसका दिल टूट गया। उसने प्रण लिया कि कोई और सुहागन वो सुख नहीं भोगेगी जो उसे नसीब नहीं हुआ। वो रोज अपने करघे पर बैठती और अपने आंसुओं और टूटे हृदय से
उस साड़ी में नए धागे बुनती गई। एक ऐसा धागा जो शांति का नहीं, बंधन का था। उसने एक वरदान को श्राप में बदल दिया। मैं स्तब्ध था। तो ये साड़ी, ये अब केवल कपड़ा नहीं है, दादी मां ने कड़वाहट भरे स्वर में कहा। ये लाजवंती का शोक, उसका रोष, उसकी ईर्ष्या है। ये सुहागिन साया किसी भी सुहागन को उसकी शांति के जाल में फंसा लेता है और उसके प्राण हर लेता है, ताकि वो उसके साथ हमेशा के लिए बंधी रहे। ये सुनकर मेरा खून ठंडा हो गया। ये कोई भूत प्रेत की कहानी नहीं थी। ये एक गहरी, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक त्रासदी थी जो एक वस्तु में कैद हो गई थी। पर अब ये श्राप फिर सक्रिय क्यों हुआ है? भूमि ने डरते हुए पूछा। दादी मां ने भूमि की ओर देखा और उनकी आंखों में एक अनकहा दर्द उभर आया, क्योंकि श्राप को लाजवंती के खून की जरूरत है और अब उसके वंश की आखिरी कन्या विवाह के योग्य हो गई है। भूमि का चेहरा पीला पड़ गया। वही आखिरी कन्या थी। उस पल मैंने महसूस किया कि यह कोई पुरानी कहानी नहीं थी जिसे संग्रहालय में बंद कर दिया जाए। ये एक जीवित, सांस लेती हुई बुराई थी और अब ये भूमि की जान लेने आ रही थी। दादी मां ने मेरी ओर देखा। तुम्हारे पास समय कम है, बाहर वाले। तुमने इस रहस्य को जान लिया है। अब या तो तुम इसे रोकोगे या फिर एक और मौत के साक्षी बनोगे। मैंने ठान लिया, मैं इस श्राप को तोड़ूंगा, न सिर्फ संग्रहालय के लिए बल्कि भूमि की जान बचाने के लिए और उस दुखी आत्मा को शांति देने के लिए जो इतने सालों से इस साड़ी में कैद थी। लेकिन सवाल यह था, ऐसा कैसे किया जाए? एक ऐसी चीज को कैसे हराया जाए जो भौतिक नहीं बल्कि भावनाओं से बनी है? शायद जवाब साड़ी के उन बारीक निशानों में ही छुपा था जो कोई यंत्र जैसे लगते थे। शायद लाजवंती ने जो बुना था उसे खोलना ही इसका एकमात्र उपाय था। दादी मां के घर से लौटते हुए मेरे कदम भारी थे। हवा में घुला डर अब स्पष्ट हो चला था। यह कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि एक सच्चाई थी जिसने एक युवा लड़की की जान ले ली थी। मेरा वैज्ञानिक दिमाग अब तर्क के नए रास्ते ढूंढ रहा था। क्या भावनाओं का ऊर्जा में रूपांतरण संभव है? क्या एक तीव्र इच्छा शक्ति किसी वस्तु में समा सकती है? भूमि चुपचाप मेरे साथ चल रही थी। उसके चेहरे पर अब वो सहजता नहीं थी। आरव जी, उसने धीरे से कहा, कल सुबह मेरे घर वालों ने मेरी सगाई तय कर दी है। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। दादी मां की चेतावनी ताजा थी। श्राप अब सक्रिय हो चुका था क्योंकि खून की आखिरी वंशज विवाह के मार्ग पर थी। लेकिन तुम, मैंने डरते हुए कहा। मैं जानती हूं, उसकी आवाज में एक अजीब शांति थी, पर मैं डरने वालों में से नहीं हूं। मेरी दादी ने मुझे संस्कार दिए हैं। हम जुलाहे लोग सिर्फ कपड़े नहीं बुनते, हम भाग्य के धागों से भी खेलना जानते हैं। उस रात मैंने धर्मशाला के कमरे में साड़ी के उन बारीक निशानों का अध्ययन किया। मेरे पास लाए गए उपकरणों में एक अल्ट्रावायलेट लैंप था। जब मैंने उसकी रोशनी में साड़ी को देखा तो मेरी सांसें रुक गई। साड़ी पर एक और पूरा चित्र उभर आया, एक जटिल यंत्र जो फूलों के नीचे छिपा हुआ था। यह कोई साधारण डिजाइन नहीं थी। इसमें एक केंद्र बिंदु था जहां से धागे निकलते हुए एक जाल बना रहे थे और उस जाल में फंसती हुई मानव आकृतियां दिख रही थी। तभी अचानक कमरे का तापमान गिर गया। मैंने महसूस किया जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। पलटकर देखा, कोई नहीं था। पर जब मैंने वापस साड़ी की ओर देखा तो वो यंत्र हल्का सा चमक रहा था। तुम समझ रहे हो, है ना? एक कोमल, दुख भरी आवाज हवा में गूंजी। मैं चौंक कर इधर उधर देखने लगा। कमरा खाली था। मैं लाजवंती हूं। आवाज फिर आई, तुम मेरी कहानी जान चुके हो, अब मेरी वेदना समझो। अचानक मेरे सामने का दृश्य बदल गया। मैं अब धर्मशाला में नहीं बल्कि एक पुराने झोंपड़े में था जहां एक युवती रो रो कर करघा चला रही थी। वो लाजवंती थी। उसके आंसू धागों पर गिर रहे थे और वो एक के बाद एक नए प्रतीक बुनती जा रही थी। वही प्रतीक जो मैंने साड़ी पर देखे थे। हर आंसू के साथ
उसकी आवाज कांप रही थी। मैं अपना दर्द इस साड़ी में बंद करती गई। मेरा प्यार मेरी ईर्ष्या में बदल गया। मैं चाहती थी कि कोई और सुहागन मेरे जैसा दर्द न झेले, इसलिए मैं उन्हें शांति की नींद में सुला देती हूं, जहां न कोई दर्द है न कोई विछो। दृश्य अचानक बदला। अब मैं उन सभी औरतों को देख रहा था जिनकी मौत हुई थी। वे सब एक अंधेरे कमरे में खड़ी थी। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान, पर आंखों में एक गहरी खालीपन। यहां आकर सब शांत हो जाते हैं। लाजवंती की आवाज फिर गूंजी, मैं उन्हें दुखों से बचाती हूं। मैं चीखना चाहता था, लेकिन मेरा गला रुंध गया। ये श्राप नहीं, एक विकृत देखभाल थी। लाजवंती का टूटा हुआ प्यार एक राक्षस बन गया था। अचानक सब कुछ सामान्य हो गया। मैं फिर से धर्मशाला के कमरे में था, हाफता हुआ। मेरे माथे पर पसीना था और दिल जोरों से धड़क रहा था। सुबह होते ही मैं भागा भागा दादी मां के पास पहुंचा। मैंने उन्हें पूरी बात बताई, यंत्र, आवाज, सब कुछ। दादी मां गंभीर हो गई। लाजवंती ने बंधन यंत्र बुना था। उन्होंने समझाया, यह तांत्रिक विद्या का एक प्रकार है, पर अब इसका उल्टा करना होगा। कैसे? मैंने हड़बड़ाते हुए पूछा। तुम्हें 3 चीजें चाहिए, उन्होंने कहा। पहली, वो करघा जहां ये साड़ी बुनी गई। दूसरी, वो लोहा जिससे उसने अपने दर्द में ये यंत्र बनाया। और तीसरी, एक ऐसी शक्ति जो लाजवंती के दर्द को समझे पर उसके श्राप को तोड़ दे। ये तीसरी चीज क्या है? मैंने पूछा। दादी मां ने भूमि की ओर देखा। वो है भूमि का संकल्प। और तुम्हारा विश्वास। उसी समय बाहर से चीख की आवाज आई। हम दौड़े बाहर। गांव के बीचों बीच भूमि खड़ी थी। उसके हाथ में एक तोड़ा हुआ कंगन था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने मुझसे बात की। भूमि ने कहा, लाजवंती ने, वो कह रही है कि मैं उसकी आखिरी आशा हूं। वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहती है। मैंने देखा, भूमि की कलाई पर एक हल्का सा निशान उभर आया था, वही सर्पिल निशान जो साड़ी पर था। दादी मां ने मेरा हाथ पकड़ा। समय कम है। श्राप अब भूमि को अपना शिकार बना चुका है। तुम्हें जल्दी करनी होगी। मैं जानता था कि अब यह सिर्फ एक रिसर्च प्रोजेक्ट नहीं रहा। ये एक जंग थी, एक ऐसी जंग जहां हथियार विश्वास और इंसानी संकल्प थे। और मैं, आरव शर्मा, जो भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था, अब एक ऐसी आत्मा से लड़ने जा रहा था जिसका दर्द 200 साल पुराना था। पहली चीज, करघा की तलाश में मैंने गांव के सबसे पुराने हिस्से की ओर कदम बढ़ाए। जंगल की ओर जाता हुआ एक टूटा फूटा रास्ता, जिसके अंत में लाजवंती का वह झोम पड़ा था, जहां यह सब शुरू हुआ था। हर कदम पर मुझे लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा है, कोई मुझे रोकना चाहता है। पीछे मुड़कर देखा तो लगा जैसे पेड़ों के पीछे एक सफेद साड़ी की झलक दिखाई दी। लाजवंती की आत्मा, या फिर सुहागिन साया, वो मुझे चेतावनी दे रहा था। पर मैं रुका नहीं। भूमि की जान दांव पर लगी थी, और शायद लाजवंती की मुक्ति भी। लाजवंती का झूम पड़ा सदियों के सन्नाटे को समेटे जंगल की गोद में स्थित था। जैसे ही मैंने उसकी टूटी हुई चौखट पार की, एक ठंडी हवा ने मुझे घेर लिया। हवा में सड़े हुए लकड़ी और सूखे फूलों की गंध थी, मानो समय ने यहां रुककर एक उदास संगीत रच दिया हो। झोंपड़े के बीचों बीच वो करघा खड़ा था, एक प्राचीन ढांचा जिस पर अब भी कुछ टूटे हुए धागे लटक रहे थे। जब मैंने उसे छुआ तो एक विचित्र करंट सा महसूस हुआ। सामने की दीवार पर एक पुराना आईना टूटा पड़ा था, और उसमें मुझे अपने साथ एक और शख्स दिखाई दिया, एक युवती जिसकी आंखों में एक गहरा दर्द था। लाजवंती, मैंने फुसफुसाया। आईने में चित्र बदल गया। अब मैं उसे उसी करघे पर बैठी देख रहा था, अपने आंसुओं से भीगे हाथों से धागे बुनती हुई। हर आंसू के साथ वो कोई मंत्र बुदबुदा रही थी, और धागे एक अजीब चमक के साथ बुनाई में समा रहे थे। तुम देख रहे हो ना?
एक आवाज कमरे में गूंजी। मैंने कैसे अपना सब कुछ इस साड़ी में उड़ेल दिया। मेरा प्यार, मेरा दर्द, मेरी ईर्ष्या, सब कुछ। मैंने हिम्मत जुटाई और बोला, पर तुम्हें अब शांति की जरूरत है लाजवंती। ये बंधन तुम्हें भी तड़पा रहा है। एक जोर की हवा का झोंका आया और करघा हिलने लगा। शांति? मैं शांति भूल चुकी हूं। मैं तो बस इस साड़ी के माध्यम से जी रही हूं। हर नई दुल्हन के साथ मुझे नया जीवन मिलता है। अचानक मैंने देखा करघे के नीचे एक पुराना लोहे का टुकड़ा पड़ा था, जिस पर वही निशान उकेरे हुए थे जो साड़ी पर थे। ये वो दूसरी वस्तु थी जिसकी दादी मां ने बात की थी। जैसे ही मैंने उसे उठाया, एक तीव्र दर्द ने मेरे हाथ को जकड़ लिया। मेरे सामने एक नया दृश्य उभरा। लाजवंती उसी लोहे के टुकड़े से अपनी उंगली काट रही थी और रक्त से साड़ी पर नए निशान बना रही थी। रक्त बंधन, उसकी आवाज कांप रही थी। अब कोई मुझे नहीं तोड़ सकता। मैं हमेशा इस साड़ी में जीवित रहूंगी। मैं जोर से चिल्लाया, पर यह जीवन नहीं है लाजवंती, ये तो एक अंतहीन यातना है। दृश्य अचानक बदल गया। मैं फिर से झोंपड़े में खड़ा था, हाफता हुआ। मेरे हाथ में वो लोहे का टुकड़ा था और उससे एक अजीब सी गर्मी निकल रही थी। जब मैं धर्मशाला लौटा तो भूमि मेरा इंतजार कर रही थी। उसकी हालत और बिगड़ चुकी थी। अब उसके दोनों हाथों पर वो सर्पिल निशान उभर आया था और वो बार बार एक ही बात दोहरा रही थी, वो मुझे बुला रही है, मैं उसकी आखिरी कड़ी हूं। दादी मां ने गंभीर होकर कहा, समय खत्म हो रहा है। अब हमें तीसरी चीज की जरूरत है, शुद्धिकरण की शक्ति। वो कहां मिलेगी? मैंने हताश होकर पूछा। वो तुम्हारे अंदर है, बाहर वाले। दादी मां ने कहा, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा संकल्प और भूमि का प्रेम। पर पहले हमें एक जगह जाना होगा, गांव का पुराना मंदिर, जहां की मिट्टी में शुद्धिकरण की शक्ति है। रात के अंधेरे में हम तीनों मंदिर की ओर चले। हवा में एक अजीब सी गंभीरता थी। जैसे ही हमने मंदिर के प्रांगण में कदम रखा, भूमि चीखती हुई गिर पड़ी। वो आ गई है। भूमि के मुंह से लाजवंती की आवाज निकली, तुम मुझे नहीं रोक सकते। भूमि मेरी है। मैंने देखा, भूमि के ऊपर एक सफेद धुंधली आकृति मंडरा रही थी। सुहागिन साया अपने असली रूप में आ चुका था। दादी मां ने तुरंत मंत्र पढ़ना शुरू किया और मैंने करघे का वो टुकड़ा और लोहे का टुकड़ा आगे बढ़ाया। एक चमकती हुई रोशनी ने हमें घेर लिया। नहीं, लाजवंती की आवाज चीखती हुई सुनाई दी, मैं नहीं जाने दूंगी। भूमि की आंखें पलक झपकते ही लाल हो गई और उसने एक अमानवीय शक्ति से दादी मां को धक्का दे दिया। फिर वो मेरी ओर मुड़ी, उसके हाथ मेरे गले की ओर बढ़े। तुम सब कुछ बर्बाद कर दोगे। भूमि के मुंह से लाजवंती की आवाज निकली, मैं तुम्हें रोकूंगी। मैंने आखिरी ताकत से करघे के टुकड़े को भूमि के सीने से लगाया। एक जोर की चीख के साथ वो सफेद आकृति भूमि के शरीर से अलग होकर हवा में तैरने लगी। तुम जीत नहीं सकते, आकृति ने कहा। मैं इस गांव का हिस्सा बन चुकी हूं। जब तक एक भी सुहागन यहां रहेगी, मैं रहूंगी। दादी मां ने कमजोर आवाज में कहा, अब बस एक ही रास्ता बचा है, हमें साड़ी को नष्ट करना होगा। पर मैं जानता था कि यह आसान नहीं होगा। साड़ी अब केवल कपड़ा नहीं रही, वो लाजवंती की आत्मा का घर बन चुकी थी। और किसी आत्मा का घर नष्ट करना, यह तो उसे शाश्वत यातना में धकेलना होगा। मैंने फैसला किया, मुझे एक तीसरा रास्ता ढूंढना होगा। ऐसा रास्ता जो लाजवंती को मुक्ति दे और भूमि को बचा सके। पर क्या ऐसा संभव था? क्या कोई ऐसी विद्या थी जो एक विकृत वरदान को फिर से शुद्ध कर सके? रात का अंतिम पहर था और हम तीनों एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे थे जहां हार का मतलब था एक युवा जीवन का अंत और एक पुरानी आत्मा की निरंतर यातना। मेरे हाथ में वो लोहे का टुकड़ा अब भी गर्म था, मानो लाजवंती का दर्द अब भी उसमें जीवित हो। दादी मां के शब्द हवा में लटके रह गए, साड़ी को नष्ट करना होगा। पर मेरे दिल ने इस राह को स्वीकार नहीं किया।
नष्ट करना तो हार मानने जैसा था। लाजवंती को सच्ची मुक्ति चाहिए थी, न कि एक और त्रासदी। नहीं, मैंने दृढ़ता से कहा, हम उसे नष्ट नहीं, मुक्त करेंगे। दादी मां की आंखों में एक चिंगारी सी दौड़ गई। तुम्हारा मतलब? हमें साड़ी को उल्टा बुनना होगा, मैंने कहा। जिस तरह से उसने बुनी थी उसी का उल्टा। भूमि, जो अब धीरे धीरे सामान्य हो रही थी, ने कमजोर आवाज में कहा, पर यह संभव नहीं। कोई भी जुलाहा उल्टा नहीं बुन सकता। हमें बुनना नहीं, खोलना है, मैंने समझाया, उन विशेष निशानों को जहां उसने अपना दर्द बुना था। हमें उन धागों को अलग करना होगा। हमने फैसला किया कि यह काम उसी झोंपड़ी में होगा जहां यह सब शुरू हुआ था। वहां की ऊर्जा हमारी मदद कर सकती थी। अगले दिन पूरा गांव एक अजीब सी उत्सुकता से भरा हुआ था। लोग जानते थे कि आज कुछ निर्णायक होने वाला था। हम तीनों, मैं, भूमि और दादी मां, झोंपड़ी में थे। साड़ी को पुराने करघे पर रखा गया था। दादी मां ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और भूमि ने अपने अनुभवी हाथों से साड़ी के उन विशेष निशानों को ढूंढना शुरू किया जहां लाजवंती के आंसू और रक्त का सम्मिश्रण था। यहां भूमि ने एक जगह इशारा किया। यह वो जगह है जहां उसका दर्द शुरू हुआ। जैसे ही उसने पहला धागा खोलना शुरू किया, झोंपड़ी कांप उठी। हवा में लाजवंती की आवाज गूंजी, रुक जाओ। तुम क्या कर रहे हो? हम तुम्हें मुक्त कर रहे हैं। लाजवंती, मैंने कहा। मुक्ति? यह विनाश है। वो चीखी, तुम मेरे अस्तित्व को मिटा रहे हो। भूमि ने हिम्मत न हारी। उसने धागा खोलना जारी रखा। जैसे जैसे धागे खुलते गए, वैसे वैसे झोंपड़ी में एक विचित्र प्रकाश फैलने लगा। प्रकाश में हमें लाजवंती की छवि दिखाई देने लगी। अब वो क्रोधित नहीं, बल्कि भयभीत लग रही थी। मैं डर रही हूं, उसकी आवाज कांप रही थी। इतने सालों बाद मुक्त होकर मैं क्या करूंगी? कहाँ जाऊंगी? दादी मां ने कोमल स्वर में कहा, बेटी, तुम्हारी यात्रा पूरी हो चुकी है। अब तुम्हें विश्राम की जरूरत है। भूमि ने दूसरा धागा खोला। इस बार एक तेज रोशनी निकली और हमें लाजवंती का अतीत दिखाई दिया, एक खुशहाल दुल्हन के रूप में, अपने पति के साथ हंसती खेलती हुई। मैं भूल गई थी। लाजवंती की आवाज में आश्चर्य था। मैं भूल गई थी कि खुशी कैसी होती है। अब उसकी आवाज में क्रोध नहीं, एक गहरा विषाद था। मैंने महसूस किया कि हम सही रास्ते पर हैं। तीसरा और अंतिम धागा सबसे मजबूत था, वो जहां उसने अपना रक्त बुना था। भूमि के हाथ कांप रहे थे। ये बहुत कठिन है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैंने कहा और आगे बढ़ा। जैसे ही मैंने धागे को छुआ, एक तीव्र वेदना ने मुझे जकड़ लिया। मैंने लाजवंती का पूरा दर्द महसूस किया, उसका प्रेम, उसकी हानि, उसकी एकाकी यातना के सैकड़ों वर्ष। छोड़ दो, लाजवंती की आवाज में अब विनम्रता थी। मैं थक गई हूं। भूमि और मैंने एक साथ उस अंतिम धागे को खोल दिया। एक चमकदार प्रकाश ने पूरी झोंपड़ी को भर दिया। लाजवंती की आकृति अब स्पष्ट दिख रही थी, एक युवा, सुंदर स्त्री के रूप में। उसके चेहरे पर शांति थी। धन्यवाद, उसने कहा, मैं अब जा सकती हूं। वो धीरे धीरे विलीन होने लगी। जैसे जैसे वो गायब हो रही थी, साड़ी से एक अजीब सी चमक निकलती रही। अंत में जब वो पूरी तरह गायब हो गई, तो साड़ी एक साधारण, हालांकि अभी भी सुंदर, कपड़ा बन गई। झोंपड़ी का वातावरण हल्का हो गया। सारा दबाव और डर गायब हो चुका था। बाहर निकलते ही हमने देखा गांव के लोग इकट्ठे थे। उनके चेहरे पर हैरानी और राहत थी। उन्होंने महसूस किया था कि कुछ बदल गया था। भूमि ने अपने हाथों को देखा, वो सर्पिल निशान पूरी तरह गायब हो चुका था। उपसंहार। 1 महीने बाद मैं दिल्ली लौट रहा था। मेरे साथ वो साड़ी थी, पर अब वो एक साधारण ऐतिहासिक वस्तु थी, कोई श्रापित वस्तु नहीं। गांव से विदा लेते समय भूमि ने कहा, आपने न सिर्फ मेरी जान बचाई, बल्कि एक आत्मा को मुक्ति दिलाई।
मैं मुस्कुराया। तुमने भी तो मेरी मदद की। तुम्हारे बिना यह संभव नहीं था। दादी मां ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुमने साबित कर दिया कि विश्वास और विज्ञान साथ साथ चल सकते हैं। जब मैंने संग्रहालय में साड़ी को प्रदर्शित किया तो उसके नीचे एक छोटी सी पट्टिका लगाई। शांति साड़ी, एक वरदान जो श्राप बना, और फिर मुक्ति पा गया। कुछ महीने बीत गए। एक दिन मुझे भूमि का पत्र मिला। उसने लिखा था कि उसने गांव में एक छोटा सा केंद्र शुरू किया है जहां वो पारंपरिक बुनाई सिखाती है। पत्र के साथ एक छोटा सा रुमाल था जिस पर सूरंजी बुनाई की हुई थी, पर इस बार डिजाइन सर्पिल नहीं बल्कि खिलते हुए फूलों की थी। मैंने मुस्कुराते हुए रुमाल को अपने डेस्क पर रख दिया। शायद कुछ कहानियां सचमुच खत्म होती हैं ताकि नई कहानियों की शुरुआत हो सके, और इस बार नई कहानी आशा और नई शुरुआत की थी। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें।